इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन आउटकम ऑफ एन ओवरनाइट। भारत की जो संविधान है वो मात्र एक रात की उपज नहीं है, उसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या भारत के संविधान को बनाने में मात्र 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं? क्या बस इतने दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर के तैयार हो जाता है? जी नहीं। जब आप भारत के संविधान के फीचर्स के बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और वो फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक लिविंग बीइंग का क्या होता है कि समय के साथ जो लिविंग बीइंग है वो इवॉल्व करता है, उसके में बदलाव आता है, और भारत के संविधान के साथ भी यही होता है। पहले भी इस भारत के संविधान में बदलाव हुए, अभी भी बदलाव हो रहे हैं, और आगे भी बदलाव होते रहेंगे। ये इवॉल्व समय के साथ करता रहेगा। और किस समय से इसने इवॉल्व करना शुरू किया, इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कब से है, उसी समय से भारत का संविधान बनना चालू हो गया। और हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जहां पे एक ऐसा सिचुएशन आता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक नियम और कानून लेकर के आती है 1773 में, और वहीं से स्टार्ट होता है द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम इस पूरे सीरीज में जहां पे कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर अप करेंगे, जो कि आपके सिलेबस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आते हैं, और इसको जितना डेप्थ में आप स्टार्ट करेंगे और जितना डेप्थ में आप कम समय रहते हुए सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके करेंगे, वो आपके लिए उतना ज्यादा नंबर प्रोवाइड करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, सब पे एक एक सीरीज लेकर के आऊंगा, और आप लोगों को आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारी चीजें कवर अप कराऊंगा। आप हमारे सीयूईटी पीजी शिक्षा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स इसी लेक्चर के प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट के लिए, पीवाईक्यू के लिए एक अलग से मैं सीरीज लेकर के आऊंगा, जहां पे हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थ्योरी को इन डिटेल हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे आपकी क्लासेस चलेंगी, तो इस सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपकी क्लासेस मैं लेने जा रहा हूं, और इसकी शुरुआत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होती है। अब मैं आपको बता दूं कि आईआर की एक सेपरेट लेक्चर मैं लूंगा, साथ ही साथ मैं बाकी जितने भी हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इनका भी पैरेलल में आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। वो लेक्चर वाइज, शेड्यूल वाइज आपको डिसाइड करते रहेंगे। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सपोज करो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे चलते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि आप रह रहे हैं अपने घर में, और उस घर में कोई भी नियम कानून नहीं है। अभी भी आप अगर अपने घर में रह रहे हैं तो नियम कानून होगा। आपके पापा के, आपके मम्मी के अलग अलग काम हैं, आपके दादाजी के अलग काम है, आपके घर में कोई एक हेड होगा कि भैया किसी से भी परमिशन ले लिए, फर्क नहीं पड़ता। अगर रात में पार्टी में जाना है, आपने मम्मी से परमिशन ले लिया पर पापा से परमिशन नहीं लिया, तो आपके लिए दिक्कत परेशानी होगी। तो कोई भी एक जो है आपका घर में हेड होता होगा, आपके घर के लोगों के अलग अलग काम जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये क्या है? ये एक नियम है। ये क्या है? ये भी एक तरह का संविधान है, जहां पे आपके घर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक व्यक्ति आपका हेड है, दूसरा व्यक्ति जो है आपका, सबका काम भी अलग अलग है, और सब लोग अपना काम समय पे करते रहते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लो कोई घर का हेड ही नहीं है, कोई अपना काम कर ही नहीं रहा है, कोई नियम कानून है ही नहीं, खाना कोई नहीं बना रहा, कैसे खाना खाओगे? नौकरी पे कोई नहीं जा रहा है, कैसे नौकरी होगा? ना मम्मी जा रही, ना पापा जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आपके सेपरेशंस जो हैं वो अगर डिफाइंड नहीं रहेंगे, आपका वर्क डिफाइंड नहीं रहेगा, आपकी ड्यूटी डिफाइंड नहीं रहेगी, तो बहुत ज्यादा एक एनार्की वाला सिचुएशंस आपको नजर आएगा। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे जब घर मिलते हैं तो एक सोसाइटी बनती है, उस सोसाइटी को अगर हम बड़ा करें तो एक देश बनता है। तो ठीक उसी तरह जब कोई एक देश होता है तो उस देश को चलाने के लिए कि वो देश कैसे चलेगा, मान लो इस देश में कोई सरकार ही नहीं रहे, ठीक है, मान लो इस देश में पुलिस ही नहीं रहे, जुडिशरी नहीं रहे, या कोई भी नहीं रहे, तो क्या होगा? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
आपके देश में एनार्की आएगी। अगर आपका किसी से दुश्मनी हुआ, चलो भैया मेरा उससे दुश्मनी है, सीधे कत्लेआम। आपका इनसे दुश्मनी है, उसका आपसे दुश्मनी है, तो आपका सीधे कत्लेआम। तो रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा तो एनार्की आएगी, और रूल रेगुलेशन जैसे ही आएगा वो बताएगा कि कैसे आपके देश में सारी चीजें काम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक फंडामेंटल रूल बुक है। ये क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग, constitution is nothing, just the supreme law of the land। कि आपके देश का सबसे जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। इसके नीचे आपके सारे लॉ आ जाते हैं, चाहे वो बीएनएस हो या फिर कोई भी हो। पहले आईपीसी सीआरपीसी था ना, अब वो बदल करके भारतीय न्याय जो हो चुका है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये हो या फिर बाई लॉज हो, ठीक है, या फिर जो बाई लॉज हैं वो हो, या फिर कोई अदर लॉज भी हो, ठीक है, चाहे वो कस्टमरी लॉज हो, कोई भी लॉज हो, अनरिटन लॉज हो। ये जितने भी लॉ हैं, ये जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? उसके नीचे ही रहेगा। जैसे भारत के, आपको मान लो पुलिस क्या की, पुलिस आपको गिरफ्तार करके लेके चली गई। अब पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, कोई आपको बताया नहीं कि क्यों गिरफ्तार किया है, क्यों नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने अगर गिरफ्तार कर लिया है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो हमारा संविधान कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि आप कब गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसका हक क्या है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट जस्ट अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड इट इज द फंडामेंटल लॉ। ये क्या है? ये एक फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये सबसे बेसिक लॉ है, इसी के आधार पे जितने भी कानून चलेंगे वो चलेंगे। तो इस संविधान का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे होता है वो हम लोग यहां पे देखने वाले हैं कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इवॉल्व ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 200 ईयर्स, कि 2 साल की जो अवधि रही उसमें ये कैसे इवॉल्व होता है, और वो हम लोग यहां पे देखेंगे। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मे बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मे नॉट बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वो जरूरी नहीं है कि रिटन होना चाहिए, नहीं भी रिटन हो सकता है। अब ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या वो अनरिटन है? जी नहीं, पूरी तरह से अनरिटन नहीं है। वो अनरिटन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी, क्योंकि वहां पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी, संविधान सभा नहीं बनी और उसने लिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे संविधान नहीं है। कस्टमरी उनके कॉन्स्टिट्यूशन है, कस्टमरी राइट्स हैं, उस हिसाब से वो चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि वहां पे संविधान नहीं है। क्या भारत में सारे संविधान रिटन है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो सारे लॉज जो है वो क्या रिटन है? ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, वो जब मैं फीचर्स बताऊंगा तो उसमें हम लोग आएंगे। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग जस्ट अ सुप्रीम लॉ और द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, जो कि आपके देश के डिफरेंट ऑर्गन्स के नियम कानून डिसाइड करता है। सो व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और ये क्या करता है? ये रूल्स बनाता है, ठीक है, एंड रूल्स डिसाइड करता है, ठीक है, किसके किसके बीच में? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो या फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन सब का काम क्या होगा? जो हमारा गवर्नमेंट है, मतलब कि ये तीनों क्या है? ये तीनों को अगर मिला लें तो हमारा जो गवर्नमेंट है इसका काम क्या होगा? एंड देयर रिलेशन विथ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों से इनका क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है? ये एक फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। ये क्या है? ये एक फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। ये सुप्रीम लॉ है और फंडामेंटल
लॉ है, और लॉ की जरूरत होती है। थ्योरी में क्या होता है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, वो अलग से हम लोग बताएंगे। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पे आएंगे तो आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा यूरोप के इतिहास के पास। जी हां, आपको चलना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ यूरोप के पास। क्यों हिस्ट्री ऑफ यूरोप? क्योंकि जब तक जानोगे नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, क्यों आई, तब तक समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सीयूटी पीजी शिक्षा पे चला जाएगा, ठीक है, आपको वहां पे मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स भी मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये देखो दो एम्पायर है, ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं जो इस साइड है ये है आपका ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और ये क्या है, ये वेस्ट में है, तो ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर है। जब रोमन एम्पायर बहुत बड़ा हो गया ना तो ये दो भागों में अपने आप को बांट लेता है, एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर और एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर। आज जो आप सेकेंड वर्ल्ड कहते थे ना, समझो वही सारे क्या हैं, ईस्टर्न रोमन एम्पायर में थे। और जो रोमन एम्पायर जब तक था उसका जो मेन कहते हैं सेंटर था, जहां से ज्ञान निकलता था, विजडम निकलता था, वो ग्रीस था। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट तो आप ग्रीक के बारे में पढ़ते हैं, एथेंस के बारे में पढ़ते हैं, स्पार्टा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीस जो है वहां का सेंटर था। लेकिन आप देखेंगे तो मिड 15 सेंचुरी में क्या हुआ, 15 सेंचुरी के समय या फिर यूं कहें मिड 15 सेंचुरी में ये जो वेस्टर्न आपका ईस्टर्न आपका रोमन एम्पायर है, इसको कैप्चर कौन करता है, इसको कैप्चर करता है ऑटोमन टर्क्स। ये देखो जैसे ये पोर्शन, ये क्या है, ये आपका ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, ये रेड लाइन के इस तरफ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो पूरा पोर्शन है ईस्ट की तरफ, ये इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूं तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है, और थोड़ा जूम भी कर देता हूं, ठीक है। चलो देखो ब्लैक, ठीक, ये जो पोर्शन देख रहे हो, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये इटली है और ये ग्रीस है। तो यहां पे जो ईस्ट वाला पोर्शन है, ये जो ईस्ट वाला पोर्शन है, ये ईस्ट वाला पोर्शन क्या है, यहां पे जो टर्की है, ये देखो टर्की है, इस टर्की ने क्या किया, इस पूरे ईस्ट वाले पोर्शन को कैप्चर कर लिया। बैजेंटीन एम्पायर जो था, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, इसको कैप्चर कर लिया। और यहां पे एक छोटा सा जगह है, यहां पे क्या है, ये पे इस पोर्शन में यहां पे एक देखो छोटा सा जगह है, ये पॉइंट जो मैं बना रहा हूं, इस जगह का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है, जो बैजेंटीन एम्पायर का क्या था, कैपिटल था। आज का ये इस्तांबुल है, ठीक है। इसको ऑटोमन टर्क्स कैप्चर करते हैं और यहां से ये, अब देखो रूट, सिल्क रूट क्या था, सिल्क रूट बेसिकली इंडिया से ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे होकर के, ठीक है, ईरान होते हुए, टर्की होते हुए, ये कॉन्स्टेंटिनोपल होते हुए यूरोप में चलता था और इधर से ट्रेड होता था। अब इसने क्या किया कि ये ट्रेड का रास्ता जो है पूरा बंद कर दिया। अब जो ग्रीस में विजडम था, जहां पे पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ोगे, सोक्रेटिस, उसके बाद प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सभी लोग का ज्ञान था, वो अब यहां पे धीरे धीरे ये डेमोलिश करने लगे, खत्म करने लगे, और ये धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे इधर में, कहां, वेस्ट की तरफ। और वेस्ट की तरफ अगर हम लोग देखें तो वेस्ट की तरफ चर्च का जो है बोलबाला स्टार्ट होने लगा। अभी सोचो हम लोग अभी वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में पहुंचे भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है कि यहां से धीरे धीरे लोग यहां शिफ्ट होने लगे और अब जो है इटली सेंटर बनने लगा विजडम का, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर यूं कहें ईस्टर्न जो वेस्टर्न हमारा यूरोप था, इस वेस्टर्न यूरोप के पास अब इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अब ये क्या करें, अब यहां पे तो सिल्क रूट बंद हो गया, अब स्टार्ट होता है वॉयज, ठीक है, मतलब कि पता करो कि इंडिया कहां है। निकलते हैं स्पेन से कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस, और आकर के टिकते हैं वेस्ट की तरफ, वेस्ट अमेरिका की तरफ आते हैं। और ये इनको जो सबसे पहला जगह मिलता है, ये कहते हैं भैया यही इंडिया है। फिर बाद में पता चलता वो तो इंडिया है ही नहीं, इसीलिए उसका नाम दिलाता है वेस्ट इंडीज, ठीक है। अमेरिका का भी खोज और इन्होंने वेस्ट इंडीज का भी खोज उन्होंने नहीं किया।
ठीक है, 12 अक्टूबर को शायद आप देखेंगे तो 12 अक्टूबर को कोलंबस डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना 12 अक्टूबर को। अब वेस्ट इंडीज का डिस्कवरी होता है। ठीक है, अब वेस्ट इंडीज का डिस्कवरी हो गया, इंडिया तो मिला नहीं। अब फिर निकलते हैं पुर्तगाल से, पोर्टुगल से। ठीक है, कौन निकलता है, यहां से निकलते हैं भाई साहब हमारे वास्को डिगामा, और इधर होते 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 आते हैं यहां पे सूरत में। और 1498 में क्या होता है, वेस्ट इंडीज कब बनता है, 1492 में। ठीक है, 12 अक्टूबर 1492 में। ठीक है, 12 अक्टूबर 1492 में वेस्ट इंडीज बन गया, और उसके बाद 1498 में हमें इंडिया मिलता है। डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, अभी मैं आपको बताता हूं हिस्ट्री से। ठीक है, तो ये सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा आते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, 1498, ठीक है 1498, ठीक है, वोएज में वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा आते हैं भारत में। और भारत में एक जो कहते हैं कि नदी के थ्रू या फिर समुद्र के थ्रू जो आपको रूट मिला है, वो एक बहुत ही अलग रूट मिल गया है। अब यहां से ये क्या करते हैं, यहां से ये तैयारी अपनी स्टार्ट करते हैं कि भैया बाकी पुर्तगाल से आ गए, स्पेन, फ्रांस, ये लोग भी धीरे धीरे अपना आ रहे हैं। अब देखो 1492 एक कैसा समय है भारत में। ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में 1492 एक कैसा समय है, मुगल एम्पायर। ठीक है, अब ये सारी चीजें उसका पीरियड चल रहा है। आपको पता है कि 1600 आते आते मुगल एम्पायर एकदम पीक पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, 1600 में, याद रखना ये डेट, 1600 में क्वीन इलिजाबेथ क्या देती हैं, एक रॉयल चार्टर देती हैं। रॉयल चार्टर किसको देती हैं, एक कंपनी को देती हैं जो इधर के ईस्ट में व्यापार करेगा, इंडिया के ईस्ट में व्यापार करेगा। जो इंडिया के ईस्ट में व्यापार करेगा उस कंपनी का नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके पास मोनोपोली रहता है। ठीक है, कि भैया ब्रिटेन से अगर कोई आएगा व्यापार करने तो बस ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। ठीक है, मोनोपोली रहता है, और यहां पे इसके पास अपनी मिलिट्री भी रहती है। ठीक है, और ये आते हैं, और आने के साथ ही ये क्या करते हैं, आते के साथ ही ये यहां पे करते हैं कांड। ठीक है, आपको पता है कि ये भारत में ये आते हैं तो ये 3 सेंटर्स पे, ठीक है, 3 सेंटर्स पे ये क्या करते हैं, 3 सेंटर्स पे ये बेसिकली अपना गढ़ बनाते हैं। ठीक है, बॉम्बे, ठीक है, मद्रास एंड बंगाल। ठीक है, बंगाल में अपना गढ़ बनाते हैं। ठीक है, 1600 में रॉयल चार्टर मिलता है, और ये ट्रेड स्टार्ट करते हैं 1608 से। ठीक है, भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब 1608 में क्या हुआ है, 1608 एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहां पे आपको पता है कि मुगल एम्पायर अभी भी अपने पीक पे है। ठीक है, अकबर का डेथ हो चुका है, स्टिल मुगल एम्पायर अपने पीक पे है। ठीक है, तो मुगल पीरियड चल रहा है, और ये लगभग 1608 से व्यापार कर रहे होते हैं। उसी बीच में एक और इंसिडेंट होता है 1707 में। क्या होता है 1707 में, औरंगजेब डेथ। ठीक है, 1707 में ही होता है, और यहां से मुगल एम्पायर वीक होते जाता है। जैसे वीक होते जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे जितने भी प्रोविंसेस रहते हैं वो अपने आप को आजाद घोषित करते हैं। इसी साथ जो है मुर्शीद कुली खान, नाम याद रखना क्या है, मुर्शीद कुली खान, वो बंगाल के नवाब बनते हैं। ठीक है, मुर्शीद कुली खान ये नवाब बनते हैं बंगाल के। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी ट्रेड वगैरह कर रही है, पता है कि भैया यहाँ पे जो है वीक हो चुका है, इंडिया की जो राजा है, जो मोनार्की है, वो वीक हो चुकी है। अब फिर यहां से इनका बेटा जो है वो
1756 में सत्ता अपने हाथ में लेता है और उसका नाम रहता है सिराज उद दौला। सिराज उद दौला नाम तो सुना ही होगा। 56 में ये बनते हैं नवाब ऑफ बंगाल और करते हैं दो कांड। क्या कांड? पहला कांड ये क्या करते हैं? पहला कांड जो भाई साहब कांड करते हैं वो तो मजा ही आ जाता है। ठीक है, क्या करते हैं ऐसा? सबसे पहले ये फोर्ट विलियम जो है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रहता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रहता है, उसको ये कैप्चर कर लेते हैं। और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट विलियम को ये कैप्चर करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उनकी हालत खराब। और एक और चीज, ये जो इनकी नीति रहती है वो प्रो फ्रेंच रहती है। ठीक है, प्रो फ्रांस कह सकते हो तुम लोग, कि फ्रांस के प्रति रहती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रहती है। उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ इनकी सही रहती है। और फिर आता है ब्लैक होल ट्रेजेडी या फिर ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। क्या है ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता? ठीक है, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। ठीक है, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। यहां पे होता क्या है? बेसिकली जब फोर्ट विलियम ये कैप्चर करते हैं तो इसके साथ साथ 146 जो अंग्रेज है उनको भी कैप्चर कर लेते हैं और उस 146 अंग्रेज को ये डाल देते हैं एक रूम में। चलो भाई रूम में जाओ, तो अच्छी बात है, डाल दिए रूम में, डाल दिए। जेल में भी तो लोग डालते हैं। अगली सुबह होती है तो उस 146 में से लगभग 123 मर गए रहते हैं। और जैसे 123 मर जाते हैं उसमें से एक जाता है, जो एक बहुत लोग बचे रहते हैं उसमें से एक जो है, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो जाता है और बताता है कि भैया उनके साथ उस रूम में हुआ क्या। एक रूम लोग दम घुट करके मर गए, ऑक्सीजन रहा ही नहीं। ये सिराजुद्दौला करते हैं, इसको ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता या फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। अब दिक्कत परेशानी बढ़ने लगी है सिराजुद्दौला के लिए भी। अब जब ये इंसिडेंट हो जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली अब अपने रूप में आती है, उसके पास अपनी मिलिट्री भी थी, आपको पता है। ठीक है, अब ये क्या करती है? ये बंगाल में ये इंसिडेंट होता है और फिर आते हैं, ये इंसिडेंट होता कब है? 1956 में। ठीक है, सॉरी 1756 में होता है। और फिर आते हैं मद्रास से बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, और होता है 1757 में बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर कैसे होता है? बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, बक्सर नहीं, पलासी। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, अब क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी। अब प्लासी का जो बैटल होता है, ठीक है, ये नहीं होगा यहां पे। ठीक है, प्लासी का जो बैटल होता है ये प्लासी में होता है, सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचो इनकी मिलिट्री है। ठीक है, तो किससे बीच हुआ ये लड़ाई? ये लड़ाई हो रही है सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं और इसी में इनका जो मिलिट्री रूलर रहता है, ठीक है, जो आपका मिलिट्री रूलर कौन है? इनका मीर कासिम वो धोखा देता है। इनका जो ट्रेजरर है वो धोखा देता है। ऐसे 2-3 लोग इनको धोखा देते हैं और सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक है, अब ये हार गए। मीर कासिम को जैसा कि प्रॉमिस किया रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बनते हैं अगले नवाब। 1957 में ये डिफीट होते हैं और 1957 से, याद रखिएगा, 1957 से 1757 से, बार बार 19 याद आ रहा है, 1757 से 1760 तक रहते हैं
मीर कासिम। मीर कासिम बेसिकली बनाए तो जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और कहा जाता है दो तरीके से रूलिंग होगी, ठीक है। कैसे? जो निजामत है, मतलब कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो संभालेंगे भाई साहब राजा। कौन संभालेगा? नवाब। और जो रेवेन्यू है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की देखेगी। बंगाल सबसे रिच एरिया था वहां का, अब उसकी जो रेवेन्यू है वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। और उस वक्त का बंगाल समझो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, आसाम वाला रीजन वगैरह लेकर के देखो, इट वॉज अ बिग बिग एरिया। और वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और फिर आपको पता है कि 1770 में क्या है, 1770 में ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल आता है, लगभग 90% पूरी जनता ही साफ हो जाती है, डेथ हो जाता है उनका, ठीक है। तो अभी उस पे आते हैं, 1760 तक ये रहते हैं, और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, इनको लगता है कि ब्रिटिशर्स मेरे, देखो राजा आदमी क्या है, राजा तो राज करेगा ना। अब राजा के मन में, मीर कासिम के बारे में लगता है यार मैं तो इनका जो है एक तरह से कठपुतली बन गया हूं। ये जैसे ही अपना इंडिपेंडेंट स्टेप लेने लगते हैं, ब्रिटिशर्स को ये अच्छा नहीं लगता है, और ब्रिटिशर्स फिर क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स इन्हीं के जो दामाद हैं, सन इन लॉ, इन लॉ, ठीक है, मीर, सॉरी यहां पे एक छोटा सा गलती हुआ है, ठीक है। सिराजुद्दौला जब हारते हैं तो मीर जाफर बेसिकली कौन रहता है, मीर जाफर बनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, ठीक है, मीर जाफर। दामाद ससुर में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। मीर जाफर बेसिकली मिलिट्री रूलर रहते हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये धोखा दे देते हैं, और धोखा देने के कारण इनको अगला बनाया जाता है। तो मीर जाफर जो है, यहाँ पे मीर जाफर बनते हैं, ठीक है, मीर जाफर बनते हैं, और मीर जाफर बेसिकली हटा दिया जाता है उनके द्वारा 1960 में, और सन इन लॉ जो इनके रहते हैं, जिनको हम मीर कासिम कहते हैं, वो बनते हैं 1760 में। अब 1760 में ये बनते हैं और 1764 तक रहते हैं, 1774 से 1760 से लेकर के 1764 तक मीर कासिम, ठीक है, ये नवाब बनते हैं, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। अब जब ये नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, या फिर यूं कहें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके साथ और भी बुरा व्यवहार करते हैं। और जैसे ये और बुरा व्यवहार करने लगते, क्योंकि ये कैपेबल रूलर थे ना, मीर कासिम जो है और मीर जाफर जैसा थे नहीं, ये कैपेबल रूलर थे, बोलते भाई ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट गोइंग टू डायरेक्ट मी, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकती, आई एम एन इंडिपेंडेंट रूलर। ये दिक्कत हो रही थी। इसी बीच में दो जगह और कुछ हो रहा था, क्या, जो भारत के मुगल डायनेस्टी है वहां के जो रूलर हैं, ठीक है, उनको लग रहा था मैं तो यार नाम मात्रा का रूलर हूं, ठीक है, नाम क्या है, शाह आलम टू, इनको लगता है मैं नाम मात्रा का रूलर हूं। वहीं मराठा को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अवध के नवाब के साथ मिलकर के शुजा-उद-दौला, पहला ये इंसान, दूसरा इंसान शुजा-उद-दौला, जो अवध का नवाब है, ठीक है, नवाब है, ये मिलकर के किसके साथ, अफगानियों के साथ मिलकर के ये मराठाओं को हराते हैं और पानीपत के तीसरे बैटल में हराते हैं, और इनका भी कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर में है। और उसके बाद क्या होता है, 1964 में मीर कासिम, क्योंकि इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं बन रही होती, 1964 में इसकी 1764 में इसकी छोटी मोटी लड़ाई होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, और फिर इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये हार जाते हैं, मीर कासिम वहां से निकलते हैं, भागते हैं, और फिर तीनों इकट्ठे होते हैं, तीन भाई तीनों तबाही, ठीक है। फिर होता है 1764 में, ठीक है, शाह आलम टू, ठीक, पहला भारत के नवाब या फिर भारत के रूलर कह सकते हैं, ठीक है,
उसके बाद सुजा उद्दौला एंड देन आते हैं मीर कासिम। ये तीनों मिलते हैं और फिर लड़ते हैं किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव से भी खतरनाक आदमी हेक्टर मुनरो को लेकर के आती है। और फिर जब हेक्टर मुनरो को लेकर के आती है तो हेक्टर मुनरो लड़ते हैं। और ये लड़ाई कहां पे होती है? ये लड़ाई होती है बक्सर में। कहां होती है लड़ाई? बक्सर में लड़ाई होती है और इसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। और इसी बैटल ऑफ बक्सर से स्टार्ट होता है द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन इन इंडिया। द राइज ऑफ ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, द राइज ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्यों? 1764 में यह लड़ाई होती है और ये लड़ाई हार जाते हैं। और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो कि गवर्नर रहते हैं बंगाल के, ठीक है, उनके बीच और शाह आलम टू, ठीक है, शाह आलम टू जो कि भारत के राजा रहते हैं, मुगल एम्परर, होता है इलाहाबाद की ट्रिटी 1765 में। 1765 ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की निर्णायक संधि, जिसके तहत होती किसके किसके बीच में है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, अब ये गवर्नर बन गए हैं, ठीक है, और मिलिट्री रूलर कौन है अभी? मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है, एंड शाह आलम टू के बीच में लड़ाई होती है, सॉरी ये समझौता होता है। और इसमें कहा जाता है कि बंगाल, बिहार एंड अवध तीनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हम निजामत कह रहे हैं, वो कौन करेगा? वो करेगा रूलर, नवाब। और जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो राजस्व है, वो कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। पैसा रुपए हम कलेक्ट करेंगे, तुम्हें जो तुम्हारा हिस्सा है वो दे देंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तुम करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और जब पैसा ही नहीं करोगे तो खा के एडमिनिस्ट्रेशन करोगे? होता ही नहीं है। और फिर आता है 1770 का क्राइसिस, 1770 का आता है बंगाल क्राइसिस। लाखों लोग, या फिर यूं कहें 90% जो बंगाल की जनता है, जनसंख्या है, एक्सपायर कर जाती है 1770 के क्राइसिस में, फैमीन में। ये जो फैमीन है, बंगाल क्राइसिस, पूरी जनता ही ऑलमोस्ट साफ हो जाती है, 70% से ज्यादा। और ये बात सारे ब्रिटेन की पार्लियामेंट देख रही है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट देख रही है और वो समझ रही है कि आज एक छोटी सी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके पास हमारे से ज्यादा रूल करने के लिए क्या है? एक पूरी टेरिटरी है। और ये जो पूरी टेरिटरी है जो हमसे ज्यादा रूल करने के लिए है, और पूरी इंडिया को अगर ये कैप्चर कर लेता है तो ब्रिटेन से बड़ा तो इसके पास इंडिया है। और यहां पे ये रिकॉग्नाइज करती है इसके मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू मामलों को। कहती है भैया इट्स जस्ट नॉट अबाउट ट्रेडिंग, इट्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। और यहां से 1770 में एक और चीज हो जाता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये लोन के लिए अप्लाई करती है। अब लोग देख रहे हैं कि यार ये जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, गवर्नर वगैरह हैं, ठीक है, और ये जो एम्प्लॉयज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये बर्मिंगम जो पैलेस है उससे अच्छे से घर बना करके रह रहे हैं, वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं उससे अच्छी जगह पे रह रहे हैं, अच्छा जीवन, लग्जरियस लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, पार्लियामेंट में सदस्यता ले रहे हैं। सो व्हाट अबाउट देम? कि कंपनी डूब रही है लेकिन कंपनी में काम करने वाले ऊपर चल रहे हैं, एंड दैट वाज द रिजल्ट ऑफ करप्शन। ये कहते थे कि हमें गिफ्ट मिल रहा है, हैम्पर्स मिल रहे हैं, ठीक है, एंड द रिजल्टेंट ऑफ करप्शन फोर्स्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट देम, कि इनके ऊपर कोई रेगुलेशन था ही नहीं, जो रॉयल चार्टर था उसके हिसाब से ये काम करते थे। एंड नाउ द टाइम हैज कम टू रेगुलेट देम, कि अब इन्हें रेगुलेट करने का समय आ चुका है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, एंड इन 1773 आता है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि
ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे रेगुलेट करना है वो बताता है। यहां पे जो गवर्नर आपके रहते हैं, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, खत्म करते हैं। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। और फिर कहानी स्टार्ट होती है यहीं से, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, की पूरी सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सेंट्रलाइज करके अपने हाथों में ब्रिटिश पार्लियामेंट रखती है। और 1773 से 1857 तक कंपनी का रूल रहता है। और 1857 में जो रिवोल्ट होता है, 57 का आजादी का संग्राम होता है, यहां से आती है भारत में क्रोन रूल। इसलिए जब भारत के हम कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन देखते हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हम दो फेजों में देखते हैं। कौन कौन से फेज है? एक कंपनी रूल, और ये कंपनी रूल कब से कब तक है? कंपनी रूल जो है 1773 से देखते हैं हम आपका 1857 तक या 56 तक रख लो, ठीक है। और देन आपका क्रोन रूल जो कि हम देखते हैं 1857 से 1947 तक। तो लगभग 200 साल के रूल को हम देखते हैं और रेगुलेट यहां से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपको एक जस्ट टाइमलाइन बताऊं, समरी, क्विक समरी इसकी दूं, तो आपको पता है कि 1492 में, ठीक है, वेस्ट इंडीज या फिर यूं कहें अमेरिका का वॉयज होता है, डिस्कवरी होती है, ठीक है, इसकी डिस्कवरी होती है, ठीक। देन 1498 में वास्को ड गामा इंडिया की डिस्कवरी करते हैं, ठीक है। 1600 में रॉयल चार्टर बनता है। उसके बाद 1608 में क्या होता है? 1608 में बेसिकली अगर हम देखें तो रॉयल चार्टर के बाद ट्रेड करने आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1707 में औरंगजेब डेथ होता है और वीक होती है मुगल एम्पायर। 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं बंगाल। और यहां पे क्या इंसिडेंट होता है? ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, ठीक है। और फिर 1757 में प्लासी का बैटल होता है, ठीक है। और फिर 1756 में प्लासी का बैटल होता है एंड देन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, ठीक है। ये अल्टीमेट ये लड़ाई होती है और इस लड़ाई के बाद क्या होता है? ये लड़ाई होती है, ठीक है। और देन यहां से चीजें बदलना शुरू होती हैं, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट लोन के लिए अप्लाई करता है, ठीक है। और उसके बाद यहीं से पार्लियामेंट जो है रेगुलेट करने के लिए 1773 में लेकर के आती है रेगुलेटिंग एक्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहां से हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखेंगे। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन थ्रू हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बेसिक है जो कि आपको जानना जरूरत है, क्योंकि यहीं से फिर बेस बनता है। कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, बिना कहानी के कोई पात्र महान नहीं होता। Until and unless you have a story, no one becomes a hero, ठीक है। तो एक हीरो के साथ जैसे स्टोरी बनती है, स्टोरी से ही हीरो बनता है, ठीक है। हीरो कितना भी बड़ा हो जाए, स्टोरी अच्छी नहीं है तो नहीं चलेगी। सो हीरो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड स्टोरी इज दैट मच इंपॉर्टेंट एज वेल। सो दिस इज द होल स्टोरी। विल मीट टुमारो वंस अगेन, एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे जहां पे बेसिकली हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन फ्रॉम 1773 टू 1856, द कंपनी रूल, ठीक है। बाकी कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो क्रिस्टोफर कोलंबस भाई साहब हैं, ये वास्को डिगामा है, ठीक है। ये सिराजुद्दौला है,
ठीक है, ये मीर जाफर है, मीर कासिम है, ठीक। उसके बाद ये देखो भाई साहब, ये रॉबर्ट क्लाइव है, ये मुनरो हेक्टर है, ठीक है, हेक्टर मुनरो है, ठीक है। ये फिर देख लो शाह आलम है, मीर कासिम है, सिराजुद्दौला, ठीक है। ये सॉरी, मीर कासिम है, ये अवध के राजा हैं, ये मीर कासिम है, ये शाह आलम है, ठीक है। उसके बाद ये बैटल ऑफ बक्सर, पलासी बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, उसकी ये रहती है। कल से हम लोग कंपनी रूल को देखेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई दिक्कत हो, कैसा लगा ये लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, कमेंट सेक्शन में बताइए। विल मीट वंस अगेन टुमारो एंड दिस इज हाउ द हिस्ट्री विल गो अहेड, ठीक है। विल मीट वंस अगेन टुमारो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई भी रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, कंफ्यूजन हो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड, ड्रॉप डाउन योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।